हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज। साथियों, कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, अपनी जो संडे है उसको एक श्रृंखला चलती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो यूजीसी नेट के लिए पेपर फर्स्ट है उसको लेके। तो अपन ने एक क्लास पहले की थी, इसका एक पार्ट पहले अपने 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन सोल्व किए थे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में। उससे अब अपन ने इससे अलावा और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको ये है जो कि टोटल क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से जो 15 ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो साथियों, मैंने आपसे वादा किया था, उस वादे के मुताबिक मैं आज फिर एक धमाकेदार सेशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको लेकर संप्रेषण अपनी यूनिट यहाँ से चल रही थी। आज एक धमाकेदार सेशन जो ज्योग्राफी को लेके होने वाला है, वो भी यूनिक में आज एक सेशन और होने वाला है। वो सेशन है कि अपने जो यूट्यूब चैनल के अपग्रेड होने की खुशी में, कि 100 सब्सक्राइबर और 1000 व्यू होने की खुशी में वो धमाकेदार सेशन रखा गया है। और धमाकेदार सेशन की जो थीम है वो है एक तीर से चार शिकार। जी हाँ, एक क्वेश्चन से अपन 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वर्थ के 360 डिग्री है, उससे पूरे वर्थ पे घूमेंगे आज हम। जो अपना ज्योग्राफी का सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार धमाकेदार, उसको भी जरूर देखें। और ये सेशन तो अपना हर संडे चलेगा ही, धमाकेदार रूप से ये सेशन चलता रहेगा। बड़े शानदार रूप से अपन को ये सेशन अपना चलेगा। साथियों, अपन बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं इस धमाकेदार सेशन की। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 है। जो साथी नए हैं उनको वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो साथी यहाँ पे पहले से हैं, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बने हुए हो। आप बस मुझ पे छोड़ दो, मैं आपको है पूरे में से पूरे मार्क्स दिलवाने की जो है वो मैंने आपसे वादा किया था। उस वादे के मुताबिक मैं पर डे आपके लिए धमाकेदार रेगुलर बेसिस पे आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूँ। और आने वाले टाइम में अपन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे, क्लासेज बढ़ा देंगे। पहले अपन की सीमित क्लासेज, छोटी क्लासेज होती थी, अपन डे बाय डे अपनी क्लासेज है उनका विस्तार कर रहे हैं। अपने चैनल का विस्तार हो रहा है, चैनल अपग्रेड हो रहा है अपना। और आप भी उम्मीद है कि नई नई जानकारी यहाँ से सीख रहे हैं। आपके जो है स्टडी बढ़िया बेहतर तरीके से लॉकडाउन में हो रही है। आपको घर बैठे जो कोचिंगों में आप चक्कर लगाते थे फिर मिलती थी, वो साफ कर रही है आपको घर बैठे। और यूट्यूब के इतिहास में आपको है जो ये पर एक यूनिट है उसके प्रीवियस ईयर के 15 ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको कॉस्मोस, सिर्फ कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज में ही देखने को मिल रहे हैं, ऐसा भी आपको पता है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है अपना, डीटीएच सेवा का प्रारंभ निम्न वर्ष में हुआ। जो डीटीएच सेवा है उसका प्रारंभ कौन से वर्ष में हुआ। यूनिट नंबर 4 से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको दिख रहा है 2000, 2002, 2004 और 2006। तो डीटीएच जो सेवा है उसका जो शुरुआत हुई थी, शुरुआती वर्ष है 2006। इसकी शुरुआत 2006 को हुई थी। आइए देखते हैं कि डीटीएस क्या है, डीटीएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। इसके बारे में भी व्याख्या अपन विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं और अपना सेशन विस्तार पूर्वक चर्चा रहेगा। क्वेश्चन है उसके साथ में उसके आंसर है, और आंसर में भी काफी सारी बातें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो दो डीटीएच है, डीटीएच से आज से डायरेक्ट टू होम की एक सेवा जो स्टार्ट की गई थी दूरदर्शन द्वारा। डायरेक्ट टू होम, होम टू होम, डोर टू डोर के माध्यम से इस सेवा का प्रसारण दूरदर्शन द्वारा, जो दूरदर्शन चैनल है उस द्वारा किया गया, सन 2006 में है। इस जो इस सेवा है डीटीएच का, इसका जो है प्रारंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है वो कब मनाया जाता है, उसकी जो है शुरुआत कब हुई, प्रेस दिवस की प्रेस स्टार्ट कब हुई थी। वो है 16 नवंबर को, 19 नवंबर को, 21 नवंबर और 30 नवंबर को। अब यहाँ पे तीनों नवंबर 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 आ रखे हैं यहाँ पे। तो ऐसे अपन को ध्यान में नहीं रखना है, ओनली नवंबर की, नवंबर में इसकी शुरुआत हुई थी। अपन को उसकी तारीख भी ध्यान में, एक सा क्वेश्चन आ गया नवंबर ही, चारों ऑप्शन में नवंबर, अगर चारों में अलग अलग होते तो अपन नवंबर को पकड़ लेते और वही सही होता। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि चारों में नवंबर है, नवंबर नवंबर आ रखा है, और तारीख दे रखी है 16, 19, 21 और 30। तो ऐसे में अपन को वो तारीख भी ध्यान रखनी है डीटीएच सेवा की। और ऐसे ही आपको एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन है जो अब आपकी एग्जाम होगी उसमें देखने को मिलेंगे, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है 30 से 40% रिपीट होते हैं, और रिपीट में आपको ये क्वेश्चन हुबहू देखने को मिलेंगे, टॉप के क्वेश्चन छाटे गए हैं। तो इसकी शुरुआत हुई 16 नवंबर को। 16 नवंबर को है जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।
आइए चर्चा करते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इसके बारे में। भारत में 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई, तब तो आपको ध्यान में रखना है 4 जुलाई 1966 में, 4 जुलाई 1966 में। और इसका जो है कार्य प्रारंभ हुआ था 16 नवंबर 1966 में, यानी कि 4 जुलाई 1966 में तो इसकी स्थापना हुई थी प्रेस परिषद की, और इसने अपना कार्य विधिवत रूप से स्टार्ट किया था 16 नवंबर 1966 को। तब से 16 नवंबर से है जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, इसलिए जो है प्रेस दिवस है वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। अब आपको यहाँ से दो चीज ध्यान में रखनी है कि भारत में 4 जुलाई 1966 को तो प्रेस परिषद की है जो स्थापना हुई थी, 4 जुलाई 1966 को तो स्थापना हुई थी, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ है, इसने अपना कार्य शुरुआत की है वो की है 16 नवंबर 1966 से, और कार्य शुरुआत करने के दिवस को ही प्रेस परिषद के रूप में मनाया जाता है। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल सदस्य होते हैं। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 28 होते हैं, 14 होते हैं, 17 या 20? इसमें कौन सा आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है 28, 28 है जो इसमें कुल सदस्य होते हैं। आइए इसके बारे में व्याख्या के रूप में चर्चा करते हैं कि भारतीय प्रेस परिषद है क्या। भारतीय प्रेस परिषद को ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय प्रेस परिषद है। इसने अपना विधिवत कार्य स्टार्ट कब किया था? 4 जुलाई 1966 को, और इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को, और इसने अपना विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया था वो किया था 16 नवंबर 1966 को। ऐसा अपने पहले जो क्वेश्चन उसमें पढ़ा था। प्रेस जगत पर नियंत्रण रखने वाला सम्मान अर्ध न्यायिक नियंत्रण स्वायत्त शासी संगठन है, एक जो अर्ध न्यायिक संगठन है। भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं इनके अध्यक्ष होते हैं। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते ही हैं वही भारतीय प्रेस परिषद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं जो अध्यक्ष है वो चुने जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है यहाँ पे? उच्च शिक्षा में रेडियो का उपयोग निम्नलिखित पर आधारित है कि जो उच्च शिक्षा है हायर एजुकेशन में है जो रेडियो का प्रयोग किया जा रहा है वो किस पर आधारित है? पाठ्यचर्या पर आधारित अनुदेशों को पुष्ट करना, या अंततः अध्यापक को स्थानांतरण करना, या जो है प्रत्येक के पास रेडियो सेट है उपलब्ध तभी उच्च शिक्षा में रेडियो लाए गए। अनुदेशों के एक दूसरे साधन पुराने पड़ गए, जो है संचार के साधन है वो और पुराने पड़ गए हैं। तो इसमें पाठ्य चर्चा पर आधारित अनुदेशों को पुष्ट करना कि उस पर आधारित जो अनुदेश है उनको उनकी पुष्टि करना है, उस आधार पर रेडियो का उपयोग उच्च शिक्षा में किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। और फिर है प्रत्येक के पास रेडियो सेट है, ऐसा अभी भी नहीं है कि प्रत्येक के पास है जो रेडियो सेट है, ऐसी कोई इसमें धारणा शामिल नहीं की गई है। और फिर है दूसरे साधन पुराने पड़ चुके, इसके रेडियो के बाद में तो न जाने कितने साधन आ गए। रेडियो सेट है जो शुरुआत में चला था वो ही पुराना पड़ चुका, बल्कि इसके बाद में कितने साधन है जो संचार के साधन है वो सामने आ चुके हैं। तो वो इसका सही आंसर होगा अंततः अध्यापक को स्थानांतरण कराना, या मतलब ये कि जो अध्यापक है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर है जो उपलब्ध कराना है, वही उस शिक्षा में रेडियो का उद्देश्य है कि उनके जो व्याख्यान है उनकी जो क्लासेज है उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाना है, उसके लिए इसका उपयोग किया गया। जैसा कि अब चल रहे हैं ऑनलाइन जो क्लासेज चलाई जा रही है उसमें टीचर एक है बैठा है कहीं दूर पे, और उसके जो स्टूडेंट्स है जैसे कि आप मेरे से जुड़े हुए हो, आप अलग अलग क्षेत्र से हो और सभी एक क्लासेज के माध्यम से आप अध्ययन कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान के हो या राजस्थान के बाहर के जो किसी भी राज्य को हो, या राजस्थान के एक किसी जिले से हो, जयपुर से हो या जोधपुर से हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्लासेज है वो आपको घर बैठे ही प्रोवाइड हो रही है, ऐसा इस ऑनलाइन है। उसी तरह से रेडियो का उपयोग किया गया। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में जो है इसका। उच्च शिक्षा में रेडियो का प्रयोग सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा केंद्रों जो इग्नू जैसे है शिक्षा होती है जिसमें अध्यापक की मुख्य भूमिका न होकर एक अध्यापक गौण होता है और जो विद्यार्थी है उसकी मुख्य भूमिका होता है, वह खुद करके सीखता है। वैसे ही जिसका उद्देश्य रेडियो पर अध्यापक स्थानांतरण कराना है कि रेडियो पर अध्यापक को है स्टूडेंट तक पहुंचाना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आत्म संप्रेषण को कहते हैं, जो आत्म संप्रेषण है उसको क्या कहते हैं? वर्ग संप्रेषण कहते हैं, अफवाह संप्रेषण कहते हैं, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं, अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं।
तो इसमें अफवाह संप्रेषण तो आत्म संप्रेषण नहीं हो सकता, अफवाह वर्ग संप्रेषण भी नहीं हो सकता। अब अंतर व्यक्ति या अंतः व्यक्ति को इनमें से कौन सा होता है? अब चर्चा करते हैं अंतर व्यक्ति के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य जो संप्रेषण होता है, संप्रेषण होता है, जो संचार है, आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, उसको कहते हैं अंतर व्यक्ति। तो अंतर संप्रेषण यानी कि मनुष्य खुद अपने अंदर जो विचार करता है या अपने अंदर चिंतन मनन करता है, उसको अंतर आत्म संप्रेषण कहा जाता है। और आत्म संप्रेषण अंतर व्यक्ति में देखने को मिलता है कि मनुष्य खुद है बैठा बैठा अपने बारे में या किसी के व्यवहार के बारे में या खुद की जो समस्या है उसके बारे में या भविष्य में उसको क्या करना है चिंतन मनन करता है, उसको अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। आइए चलते हैं इसकी जो है व्याख्या के बारे में। जब एक व्यक्ति अकेला अपने अंदर सोच रहा होता है तो ऐसी संचार स्थिति को अंतर व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं। भारतीय ऋषि द्वारा की गई आत्म साधना इसी का उदाहरण है। जो भारत में जो पहले जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे, जंगलों में जाते थे और अकेले बैठे रहते थे, कई वर्षों तक वो अपना जो है ध्यान लगाए रखते थे। वो क्या करते थे, अंतः संप्रेषण करते थे, अपने मन में चिंतन मनन करते थे। उनका बाहरी दुनिया से कोई लगाव नहीं था, वो बाहरी दुनिया से बातचीत न करके और अपने खुद में ही मगन है, खुद में ही लगे रहते थे, खुद ही चिंतन मनन करते थे, अपनी योग साधना करते थे। इस प्रकार जो है आत्म जो चिंतन है वो अंतर व्यक्ति संप्रेषण के अंदर शामिल किया गया है। भारत में प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है। जो भारत में प्रसारण प्रणाली है एनटीएससी या पीपीपीएल एसईसीएम एनटीसीएससी, तो भारतीय प्रसारण प्रणाली है, जो प्रसारण होता है वो एनटीएससी से होता है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहते थे? जो 1936 है उससे पहले जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका नाम क्या था, उसका नामकरण क्या था, और 1936 के बाद में क्या नाम पड़ा था और वर्तमान में उसका क्या नाम है, इसकी अपन चर्चा करते हैं विस्तार से। इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या इसका जो है अन्य नाम है ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। इनमें से ऑल इंडिया रेडियो को 1936 में उसका क्या नामकरण किया गया था, जो नाम परिवर्तन किया गया था उसके आधार पे। तो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो को इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का इसका जो है नामकरण पड़ा था। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में विस्तार से कि इसका नामकरण जो है पड़ा था 1936 में है, ऑल इंडिया रेडियो का है, जो है इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के नाम से इसको जाने लगा था। फिर है भारत का सबसे बड़ा समाचार अभिकरण एजेंसी है वो कौन सी है? जो सबसे बड़ा समाचार जो एजेंसी है वो कौन सी? पीटीआई है, यूएनआई है, एनएन जो ANANAP है या भारत समाचार भारती। इसमें से ये बताना है कि जो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है वो कौन सी है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है इसकी जो है पीटीआई है, पीटीआई ये है इसकी जो समाचार एजेंसी सबसे बड़ी है। और पीटीआई है उसका जो है इसकी फुल फॉर्म इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या पीटीआई है, कि इसकी स्थापना कब हुई। पीटीआई से आज से है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो है पीटीआई है उसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को की गई थी। कि इसकी स्थापना है वो स्थापना की गई थी 27 अगस्त 1947 को। इसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में है। जैसे इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई और चेन्नई तमिलनाडु में है। यह भारत की सबसे बड़ी जो है समाचार एजेंसी है। जो पीटीआई है ये है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को ही एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है जो इसका है मुख्यालय है। आइए चर्चा करते हैं इसके बाद में। प्रसार भारती का गठन निम्नलिखित में से निम्नलिखित वर्ष में किया गया। जो प्रसार भारती ये अपने जो पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें भी आ गया कि जो प्रसार भारती है उसका गठन कब किया गया था? 1995 में, 97 में, 2001 में या 1997 में। तो इसका गठन किया गया प्रसार भारती का है वो 1997 में किया गया। ये चर्चा करते हैं प्रसार भारती के बारे में। प्रसार भारती एक सार्वजनिक प्रसारण सेवा है, जो सार्वजनिक रूप से प्रसारण की जाने वाली एक सेवा है। इसका गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ था। इसका गठन है जो 23 नवंबर 1997 को हुआ था। प्रसार भारती का जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रसार भारती का जो है मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। प्रसार भारती के दो घटक मुख्य आकाशवाणी और दूरदर्शन है, दोनों इसके ही पार्ट माने जाते हैं। जो प्रसार भारती है इसके ही जो पार्ट हैं। आइए चर्चा करते हैं रेडियो। सामुदायिक रेडियो पर एक प्रकार की वह सेवा है जो रुचि पैदा करती है।
तो सामुदायिक रेडियो पर एक प्रकार की वह है सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की सेवा है जो रुचि पैदा करती है। किसके लिए है रुचि पैदा ये करती है? तो इसमें ऑप्शन है स्थानीय श्रोतागण, शिक्षा, मनोरंजन या समाचार। तो जो स्थानीय श्रोतागण है जो किसी मतलब अन्य अन्य क्षेत्रों पे है, तो सामुदायिक प्रसारण सेवा है, उन तक जब अपना जो प्रसारण लेके जाता है तो उनको जो है मनोरंजन करता है, उनको जो है लाभ पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर स्थानीय श्रोतागण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ऑर्कुट एक भाग है। जो ऑर्कुट है वो क्या है, किसका पार्ट है? अंतरंग व्यक्तिगत संचरण, जनसंचार, सामूहिक या अंतर व्यक्तिक संचार, इनमें से जो है कौन सा है वो ऑर्कुट भाग माना जाता है? तो अंतर व्यक्तिक संचार है इसका जो है एक माध्यम ऑर्कुट। आइए चर्चा करते हैं ऑर्कुट के बारे में कि ऑर्कुट क्या है। ऑर्कुट एक सोशल नेटवर्किंग साइट है कि ऑनलाइन या सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसका नाम है ऑर्कुट। और सोशल नेटवर्किंग साइटिंग बोले तो जैसे फेसबुक है, इंस्टा या व्हाट्सएप है, उसकी तरीके से एक ऑर्कुट है, एक साइट है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है या संप्रेषण होता है। कि दो व्यक्ति या दो से अधिक के बीच में संदेशों का जो विचारों का आदान प्रदान है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण अंतर व्यक्तिक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति है उसके बीच जो संप्रेषण होता है वो अंतर व्यक्ति की संप्रेषण, जैसा मैंने कि पहले क्वेश्चन में बताया दिया था वो आता है। तो इसका सही आंसर है जो ऑर्कुट है वो अंतर व्यक्ति संचार माना गया है। नवीनतम प्रचलित संचार पुरस्कार में कौन सा नहीं है? जो नवीनतम संचार है पुरस्कार है, संचार से संबंधित पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनमें से संबंधित नहीं है। सलमान रुश्दी बुकर पुरस्कार जुलाई 20 जुलाई 2018। दिलीप सिंघवी बिजनेस स्टैंडर्ड सीईओ अवार्ड जुलाई 22 2008। फिर है तपन सिन्हा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 21 जुलाई 2008। या गौतम घोष ओशियंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 11 जुलाई 2008। इनमें से ये बताना है कि कौन सा संचार में दिया जाने वाला पुरस्कार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा तो दिलीप संघवी है, ये है बिजनेस स्टैंडर्ड सीईओ अवार्ड, यानी बिजनेस में दिया गया ऐसा माना गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो है दिलीप सिंघवी सन फार्मास्यूटिकल के संस्थापक है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1955 को मुंबई में हुआ था। यह पुरस्कार संचार के क्षेत्र में नहीं बल्कि जो बिजनेस या व्यापार के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि वहां पे पूछा गया था कि ऐसा आपको वो पुरस्कार बताना है जो संचार के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। तो 3 उसमें संचार के क्षेत्र में दिए जाते हैं, एक ही व्यापार के क्षेत्र में। तो इसका आंसर ये होगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो लिंक के साथ दूरभाष वार्तालाप विषय में बहुत लोकप्रिय है? कि रेडियो के साथ में दूरभाष वार्तालाप है, जो आमने सामने बातचीत है, वो कौन सा इसमें अब वर्तमान में जो लोकप्रिय कौन सा है? तो टीपीएस या टेलीफोन, वीडियो टेक्स्ट यानी टेक्स्ट या वीडियो वार्ता। जो वीडियो अपन वीडियो कॉल्स करते हैं, आमने सामने वार्ता करते हैं, तो इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा है? तो आपको ये तो क्वेश्चन आपको आजान से आपको पता है कि जो वीडियो वार्ता है ये अभी है। हम जो वीडियो वार्ता के माध्यम से जो कहीं भी बैठा है अपना जो व्यक्ति है या परिवार के सदस्य या रिश्तेदार कोई भी है, हम उससे फेस टू फेस बातें कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व को जो वीडियो वार्ता ने है एक सीमित कर दिया, यानी कि भूमंडलीकरण कर दिया उसको एक परिवार के रूप में कर दिया संपूर्ण विश्व को। कि अपना कोई भी मेंबर है या अपना कोई भी रिलेशन वाला कोई भी है, रिश्तेदार कहीं भी बैठा है, उससे अपन तुरंत है फेस टू फेस बातें कर सकते हैं। ऐसा वीडियो वार्ता आने के बाद में संभव हुआ है। इससे पहले टेलीफोन आया था, तो टेलीफोन में क्या होता था, केवल ऑडियो वार्ता होती थी, ऑडियो ही अपन उनकी बातें सुन सकते थे। लेकिन वीडियो वार्ता में 2 व्यक्ति हैं, दोनों स्क्रीन पे मौजूद रहते हैं और एक दूसरे के है संचार का आदान प्रदान होता रहता है, एक दूसरे आमने सामने रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई है दूर बैठे हैं, उससे ऐसा लगता है कि हाँ जो है अपने पास में ही बैठे हैं। ऐसे इस वीडियो वार्ता से संभव हो सका है। आइए इसके बारे में विस्तार से व्याख्या चर्चा करते हैं। जो वीडियो वार्ता है संचार का एक माध्यम है। इसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता जो सेंडर और रिसीवर है दोनों स्क्रीन पर मौजूद रहते हैं। ये दोनों है स्क्रीन पर रहते हैं। जैसे अपन व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं या इंस्टा पे या टेलीग्राम पे, कुछ भी कहीं पे ऑनलाइन अपन जो सोशल साइट्स पे कॉलिंग करते हैं, तो इसमें दोनों जो व्यक्ति है सेंडर होता है या रिसीवर होता है, दोनों एक स्क्रीन पे मौजूद रहते हैं और सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। वैसे ही वीडियो वार्ता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है 24 घंटे समाचार चैनल नहीं है? ऐसा चैनल बताना जो 24 घंटे नहीं चलता। एनडीटीवी 24/7, इसमें है 24 घंटे 7 सप्ताह यानी 7वें दिन। एनडीटीवी 24/7, जी न्यूज चलता है, आज तक या लोकसभा चैनल है वो चलता है। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान में से पढ़ना है। अब चलते तो तीन चारों ही हैं 24 घंटे चलते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि समाचार चैनल के बारे में पूछा है कि समाचार चैनल कौन सा है जो 24 घंटे नहीं चलता है। तो एनडीटीवी चलता है, जी न्यूज चलता है, आज तक है वो 24 घंटे चलता है, अपनी न्यूज कवरेज देते रहते हैं। लेकिन लोकसभा चैनल है एक संचार चैनल नहीं है, ये लोकसभा से संबंधित है। आइए इसके बारे में विस्तार से चलते हैं, चर्चा करते हैं। इसका ऑप्शन तो डी होगा, लोकसभा चैनल। लोकसभा चैनल इसलिए होगा क्योंकि ये जो है विस्तार से इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो लोकसभा चैनल है जो लोकसभा में जो भी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं या जितने भी जो है कार्यकाल होते हैं उसमें है जो कोई व्यक्ति अपना पक्ष रखता है उसके बारे में जो है लाइव कवरेज देता है। ये एक समाचार चैनल नहीं है। इस आधार पर इसका जो सही ऑप्शन होगा वो लोकसभा चैनल होगा। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रेडियो में एफएम स्टेशन का मुख्य उद्देश्य है जो क्या है? जो रेडियो में एफएम चलता है, सभी को पता है कि एफएम क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या? सूचना, मनोरंजन या पर्यटन। ये पर्यटन पे नहीं ले जाता तो ये गलत है। फिर मनोरंजन, सूचना, अंतर्संवाद देखते हैं, पर्यटन पे नहीं ले जाता, ये भी गलत हो गया। केवल मनोरंजन नहीं है, इसके काफी सारे उद्देश्य हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक सही हो गया कि मनोरंजन कराता है, अपन को सूचना प्रदान करता है, अंतर्संवाद करता है कि इसमें भी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, दो व्यक्तियों के मध्य जो संवाद होती है वो भी यहाँ पे रखा देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर भी होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। एफएम से आज से है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है एफएम का जो है फुल फॉर्म है इसकी। एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग ने 1935 में एफएम की खोज की थी या एफएम प्रणाली शुरुआत की थी। इसका जो है फुल फॉर्म तो होगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एडविन हार्वर्ड आर्मस्ट्रांग याद रख सकते हो, इसने इसकी शुरुआत की 1935 में। भारत में एफएम रेडियो की शुरुआत है 3 जुलाई 2001 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुई थी। कि कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर, वहां पे 3 जुलाई 2001 को भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर बातचीत है, संचार बातचीत है, कौन सी है? मौखिक, गैर मौखिक, समानांतर या ग्रेपवाइन? ग्रेपवाइन किस में आता है? अंगूरलता, अनौपचारिक संप्रेषण में आता है। संचार है, संचार के दो होते हैं, मौखिक या लिखित बोल सकते हैं। इसलिए संचार बातचीत है। बातचीत कैसे होती है? मौखिक रूप से होती है बातचीत। इसके बारे में चलिए विस्तार से अपन चर्चा करते हैं कि क्या होती है मौखिक संचार में क्या होता है कि अपन कि उसमें किसी प्रकार का कोई है लिखित रूप से उसमें कोई योगदान नहीं होता, उसमें अपन फेस टू फेस या किसी माध्यम से है जो वॉइस है उसका आदान प्रदान होता है, उसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी मौखिक रूप से होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे मौखिक संचार कहते हैं। इंटरनेट में संचार बातचीत के लिए उपयोगी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से है सबसे अधिक वितरण वाले समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। क्वेश्चन कभी एक बार पूछ लिया गया लेकिन इसकी संभावना कम बनती है। जो है इसका सही आंसर जापान होता है कि इसमें सबसे ज्यादा समाचार पत्र है प्रकाशित होते हैं और वितरण होते हैं। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमौखिक संचार का है जो कालानुक्रम है वो क्या होता है? संकेत, प्रतीक, कूट, रंग या प्रतीक, कूट, संकेत, रंग या रंग, संकेत, कूट, प्रतीक या फिर है इसका जो है कूट, रंग, प्रतीक या संकेत। इसका सही आंसर बताना, तो इसका सही आंसर है ए। जो संकेत है उसके बाद में प्रतीक है, फिर कूट है, कूटानुवाद होता है, फिर रंग है। ये जो अमौखिक संचार है उसका काला एक क्रम है जो बताया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से कि क्या बताया गया है। जो है ज्ञान, अनुभव, संवेदना, विचार और यहाँ तक अस्तित्व में होने वाले अनेकानेक परिवर्तनों की साझेदारी संचार है। कि अनुभव, ज्ञान है, संचार का आदान प्रदान है, उसमें होने वाले परिवर्तन की साझेदारी है, संचार कहा जाता है। संचार मुख्यतः 3 तत्व होते हैं। मुख्य संचार में कौन कौन से होते हैं? संचारक होता है, कम्युनिकेटर होता है जिसे हम सेंडर बोल सकते हैं, संदेश या मैसेज बोल सकते हैं, मैसेज होता है, प्रापक, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता भी होता है। 3 इसके मुख्य है जो तत्व होते हैं, सेंडर, मैसेज और रिसीवर। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है संचार, मौखिक और अमौखिक होता है। तो एक मौखिक संचार के अंतर्गत भाषा है तथा अमौखिक संचार के अंतर्गत लिपि आती है। लिपि मतलब उसमें लिखित रूप से है, मौखिक संचार किया जाता है, लिखित रूप में वो किया जाता है। वर्तमान समय में दूर संचार का युग है, जो वर्तमान समय में दूरस्थ प्रणाली का युग है। अमौखिक संचार का कालानुक्रम है, मतलब उसमें बताया गया संकेत, प्रतीक, कूट और रंग, ये इसका जो है कालानुक्रम
ये बताया गया है संप्रेषण यूनिट में। संचार वर्ताकार हो जाता है तब कि संचार वर्ताकार कब होता है, वर्ताकार कैसे, वर्ताकार ऐसे कब होता है संचार, चक्कर के रूप में कब होता है, ऐसा एग्जामिनर यहाँ पे पूछा गया है। डिकोडर एनकोडर बन जाता है। देखते हैं प्रतिपुष्टि का भाव होता है, प्रतिपुष्टि का भाव या स्रोतना विश्वसनीय होता है या जो है सरल निर्बाध होता है या चैनल निर्बाध होता है तब होता है। प्रतिपुष्टि का अभाव होता तो वहीं रोक लग जाएगी, नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। स्रोत है विश्वसनीय होता है, इसका कोई योगदान नहीं है। सरल चैनल निर्बाध होता है, इसका भी नहीं। डिकोडर एनकोडर बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो है सेंडर है, फिर ये कहाँ चैनल के माध्यम से मैसेज को चैनल के माध्यम से भेजता है, रिसीवर के पास पहुंचता है। रिसीवर जब फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि देता है, तो ये इसके पास में जाता है। किसके पास में जाता है, सेंडर के पास में जाता है रिसीवर की बात, ठीक है। अभी ये कड़ी अगर ये प्रतिपुष्टि या फीडबैक नहीं होता तो यहाँ रुक जाती, लेकिन इसने फीडबैक दे दिया तो इसके पास में यहाँ चलेगी। अब इसको वापस कोई सुझाव होंगे तो ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। इसी प्रकार ये पूछा गया कि वर्ताकार कब होता है, यानी कि ये जो है एनकोडर डिकोडर। अब ये डिकोडर एनकोडर इसलिए बन जाता है कि ये फिर सेंडर बन जाता है, इसको कोई बात करनी तो इसके पास प्रेषित करता है, तो इसको क्या बना देता है, रिसीवर बना देता है। पहले तो ये रिसीवर था, लेकिन अपनी बात जो रखना चाहता है तो इसको बना देता है, इसलिए इसका एनकोडर डिकोडर होता था। ये जो है इसका महत्व जो है बात है। निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए जो आतंकवादी हमले की प्रमुख भूमिका निभाई थी, कि उसने अपने ऊपर लिया था कि जो मुंबई में होने वाले आतंकवादी हमले उसकी एक सोची साजिश जो है साजिश थी, सोची समझी साजिश थी, और वो हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे जो है सोशल साइट के माध्यम से ऐसा किया गया था। उसने अपने ऊपर भूमिका ली, अपने ऊपर लिया था उत्तरदायित्व कि मैंने ऐसा, हमारे चैनल ने ऐसा करवा दिया था। फेसबुक, अमेजन कॉम या ट्विटर या ऑर्कुट। अब ये तीनों तो है, ये तो अपन को पता है कि क्या है, नहीं हो सकते। ऑर्कुट क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, और इसका सही ऑप्शन ऑर्कुट ही होगा। ऑर्कुट एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया कि ऑर्कुट है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2004 को हुई थी, और इसने जो है घटना की है संपूर्ण जानकारी अपने ऊपर ली थी, जो है उसकी बाहर है वो अपने ऊपर लिया था। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कक्षा में प्रभावशाली संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछित होता है। प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी की बात करें तो जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रोजेक्टर के माध्यम से, पीपीटी मोड के माध्यम से जो संचार करना वो एक वांछनीय होता है या उपयोगी होता है। फिर इसका कारण पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी उपयोग से पाठ्यक्रम का है जो संपूर्ण है, उसको पाठ्यक्रम का विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो इसमें चर्चा करते हैं कि इसमें जो है वांछनीय उपयोग होना चाहिए, ये भी सही है। और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। कि अब जब पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है तो या और वो एचपी से पढ़ाया जाएगा और प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, एक तो लिखना नहीं पड़ता है, टीचर है वो आपको सीधा ही जो है अपना मैटर तैयार करेगा और पढ़ा देगा, उसमें टाइम की बचत होगी। फिर कोई आपको चित्र बनाना, डायग्राम आ गया वहां पे, तो वो ऑलरेडी उनके पास में जो है सेव होगा या पीपीटी में सेव होगा, तो वो समझा देंगे। अब बोर्ड पे आपको एक एक चीज बना के बताएंगे तो आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। टीचर जब एक डायग्राम बनाएगा तो उसको आधे घंटा उसमें लग जाएगा, तो आधे घंटा आपका वेस्ट चला जाएगा। और उस डायग्राम क्या है जो है उसमें वास्तविकता या सही जो है उसका स्थिति निर्धारण हो सकती है ओवरहेड प्रोजेक्टर या प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी, इसलिए दोनों इसके आंसर है वो सही है। प्रोजेक्शन पद्धति के अंतर्गत ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्ट नामक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। यह कक्षा में प्रभावशाली संचार के लिए अत्यंत उपयोगी है। पाठ्यक्रम में इसके समावेश से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में व्यापकता है वो आती है, इसका समावेश करते हैं, तो इसलिए ये दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। कितने क्वेश्चन हैं देखते हैं, कितने क्वेश्चन की अपन, अभी तो काफी सारे क्वेश्चन आपके हैं पड़े हुए हैं। चर्चा करते हैं। आज काफी सारे क्वेश्चन का है यहाँ पे जो है संग्रह कर लिया था हमने एक साथ में ही, ताकि आपको है जल्दी ये करवा दिया जाए, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगी। आपका जो है क्वेरीज थी कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमको मिले, ताकि हमें पता चले किस प्रकार से है जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, उस आधार पे मैंने ये जो है पीपीटी तैयार की थी। चलो चर्चा करते हैं आज के जो है अंतिम क्वेश्चन की, जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी।
निम्नलिखित में से संचार के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने के प्रमुख अवरोध है? कि संचार के अंतर्गत संदेश ग्रहण करने के जो प्रमुख है अवरोध कौन सा है वो यहाँ पे बताना है। श्रोताओं का दृष्टिकोण, ये भी सही है। ज्ञान भी होना चाहिए। संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है वो है कौन सा है, और श्रोताओं की शिक्षा है। तो इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, तो इसमें संदेश ग्रहण करने के प्रमुख अवरोध है कि श्रोताओं की आय, डी ऑप्शन है कि जो श्रोताओं की आय से कोई संबंध नहीं होता। दृष्टिकोण होना चाहिए कि वो किस प्रकार से संचार करते हैं, उनके पास में ज्ञान होना चाहिए, वो प्रॉपर्ली संचार करेंगे। शिक्षा की भी उनको आवश्यकता होनी चाहिए। इसका ऑप्शन सही डी है। तो साथियों अपने पास में क्वेश्चन है काफी ज्यादा, तो और आज इसको सेशन को सीमित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना एक धमाकेदार सेशन है जो होने वाला है इवनिंग को ज्योग्राफी को लेकर, जो कल आपको जैसा कि बताया था कि एकदम बढ़िया शानदार तरीके से जो सेशन आज होने वाला है उसके लिए आपको इसका जो है आज टाइमिंग कम कर दिए गए। इसको मैं कल या 1-2 दिन में इसको है जो कंप्लीट कर दूंगा। जो कितने भी 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं, ये 30 से 40 क्वेश्चनों का संग्रह था एक साथ में। काफी सारे क्वेश्चन थे यहाँ पे, काफी सारे क्वेश्चन की हमने चर्चा कर ली है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। ये इसका जो है मैं आपको कवर करा दूंगा 1-2 क्लास में, जब मेरे को जैसे टाइम मिलेगा आपको ये भी कवर करा दूंगा। और आज आपको भूगोल का है जो सेशन आने वाला है वो इवनिंग में आएगा सेशन आपका, भूगोल का धमाकेदार सेशन होगा आपके लिए वो एकदम बढ़िया रूप से। तो साथियों चलो विदा लेते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के बाय, धन्यवाद। बने रहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेज है पसंद आ रही है, आपको मैटर पसंद आ रहा है और आपकी पढ़ाई भी प्रॉपरली जो है चल रही है। चलो।